दोस्तों नमस्कार। आज 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख यानी 13 अगस्त तक चलने वाला संसद का यह मानसून सत्र एक बार फिर दोस्तों ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए नहीं होने वाला है कि इस संसद के सत्र में कितनी बैठकें होंगी। ऐतिहासिक इसलिए नहीं होने वाला है दोस्तों कि संसद के इस सत्र में नीट पेपर लीक पर विपक्ष हंगामा करने वाला है। संसद का यह सत्र इसलिए इतिहास में दर्ज नहीं होने वाला है दोस्तों कि इस संसद के सत्र में विपक्ष सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का मामला उठाने वाला है, बल्कि यह संसद का सत्र चर्चित इसलिए होने वाला है दोस्तों, इतिहास में इस संसद के सत्र की चर्चा दर्ज होने वाली है दोस्तों, इसलिए कि इसमें गृह मंत्री के रूप में मॉनसून सत्र 2019 की तरह ही 2019 के संसद के मानसून सत्र की तरह ही इस बार भी ऐसे 2019 के मानसून सत्र में दोस्तों एक सबसे बड़ा फैसला हुआ था, ऐतिहासिक फैसला हुआ था 5 अगस्त 2019 को। लेकिन संसद का यह सत्र जिसमें कम से कम तीन ऐसे ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं दोस्तों, जिसका आने वाले दिनों में भारत की राजनीति पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ने वाला है। मित्रों दोस्तों, आपने कई मौकों पर 2019 के बाद अमित शाह के गृह मंत्री के रूप में संसद में भाषण को लोकसभा राज्यसभा में सुना होगा। अमित शाह ने कई बार दावा किया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए सत्ता में नहीं आई है, 2029 की लड़ाई नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 25, 30, 40 वर्षों तक भारत में सत्ता में रहने वाली है। तो अमित शाह का दावा वैसे ही नहीं है दोस्तों। मानसून सत्र ही था ना 2019 का, 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने पूरे देश को चौंकाते हुए अमित शाह ने धारा 370 को समाप्त किया था। दोस्तों ये सत्र 3 ऐसे ऐतिहासिक, कम से कम 3 मैं बता रहा हूं दोस्तों, वैसे तो कई विधेयक प्रस्तावित हैं, लेकिन 3 ऐसे ऐतिहासिक विधेयक हैं जो इस सत्र में आने वाले हैं, जिससे देश की राजनीति बदल जाने वाली है और काफी हंगामेदार होना है दोस्तों, काफी हंगामेदार होना है। उन 3 विधेयकों में सबसे पहला विधेयक है दोस्तों राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में भारत सरकार संशोधन करने जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बदलाव, और इसके तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही दर्जा प्रदान किया जा रहा है दोस्तों, जो दर्जा भारत में राष्ट्रगान जन गण मन को हासिल है। यानी वंदे मातरम का अपमान करने वाले, जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को मिनिमम 3 साल की सजा, 3 साल तक की सजा और जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ की सजा दी जा सकती है। और इसके लिए जो नियम है, सख्त नियम बनाए गए हैं, जिससे कि वंदे मातरम का कोई भी अपमान नहीं हो सके। यह तय किया गया है दोस्तों कि वंदे मातरम का गायन सभी सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य किया जाए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले गाया जाना है। इतना ही नहीं, सभी 6 अंतरे गाए जाने हैं। और जैसे जन गण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, राष्ट्रगान जैसे 52 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों, वैसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाना है। और साथ ही गायन के दौरान सभी व्यक्ति को, सभी नागरिक को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना है। और स्कूलों में प्रार्थना से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य है।
और नहीं गाने वाले, गाना में बाधा उत्पन्न करने वाले, जानबूझकर किसी भी प्रकार का एक अलग परिस्थिति उत्पन्न करने वाले लोगों के लिए सजा का स्पष्ट प्रावधान। दोस्तों, वंदे मातरम की ये 150वीं वर्षगांठ है। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1896 में पहली बार वंदे मातरम का दोस्तों गायन हुआ था। वंदे मातरम ये जो गीत है, ये मूल उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। लेकिन बाद के दिनों में, शुरुआत में कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस देश के अंदर टू नेशन थ्योरी का जन्म होता गया, वैसे वैसे टू नेशन थ्योरी के जन्म के साथ ही इस गायन पर विवाद बढ़ता गया, बढ़ाते बढ़ाते गए लोग, और फिर ये वंदे मातरम भी वोट बैंक का शिकार हो गया, वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गया। तो दोस्तों, ये वंदे मातरम का गायन और वंदे मातरम पर जो कानून में बदलाव का जो सरकार का ये फैसला है, ऐतिहासिक परिवर्तन और ऐतिहासिक प्रभाव भारत की राजनीति पर डालेगा, और यह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही संसद में पेश आज ही होना है। दूसरा बिल दोस्तों, दूसरा बिल जिसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, आने वाले 20, 25, 30 साल ही नहीं बल्कि उसके बाद भी ऐसे संशोधन अमित शाह करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं FCRA बिल का। FCRA का बिल जिसे ऑलरेडी सूचीबद्ध कर दिया गया है, ऑलरेडी सूचीबद्ध कर दिया गया है दोस्तों, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें संशोधन का मामला है। FCRA दोस्तों, FCRA में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि विदेशों से मिलने वाला धन का उपयोग ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और यह भारत की संप्रभुता या आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, आपको पता है आज FCRA के तहत विदेशों से प्राप्त धन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस देश के अंदर धर्मांतरण के लिए होता है, भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए होता है। अधिकतर धन NGO के माध्यम से आते हैं यहां, और उसका इस्तेमाल एंटी इंडिया अभियान, भारत की सभ्यता के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ, धर्मांतरण के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। FCRA से प्राप्त चंदे का इस्तेमाल होता है। अब इसकी पूरी निगरानी होगी, धर्मांतरण के लिए किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं होगा। पैसा पाने के लिए बताना होगा कि इसका इस्तेमाल कहां होगा। यानी अब विदेशी धन के सहारे भारत में विदेशी शक्तियों का अपना एजेंडा चलाने का प्रयास करने पर गृह मंत्रालय का चाबुक चलेगा। विपक्ष विरोध में है वंदे मातरम बिल के भी और FCRA संशोधन विधेयक का भी। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश के अंदर कौन सी ऐसी ताकतें हैं दोस्तों, जिनके इशारों पर भारत के शैक्षणिक संस्थानों में यह नारा लगता है, हमें चाहिए आजादी, मणिपुर की आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। ये नारे लगाने वाले लोग किन पैसों पर पलते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस देश की जनता को जानना चाहिए कि इनके लिए पैसे कहां से आते हैं। आदिवासी इलाकों में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो भारत की धरती से दोस्तों, आज दुर्भाग्य भारत का देखिए, भारत का दुर्भाग्य देखिए,
आज भारत की सरकारों ने भारत के इतिहास में बिरसा मुंडा को 4 लाइन में पढ़ाया है और क्या बताया है भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा तो भगवान थे, भगवान बना दिया केवल वोट लेने के लिए। बिरसा मुंडा का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए। लेकिन चित्रण क्या हुआ है बिरसा मुंडा का? भगवान बिरसा मुंडा भगवान थे, कोई इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए भगवान कौन है? जो हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अगर किसी बिरसा मुंडा ने अगर संघर्ष किया तो हमारे लिए भगवान है। लेकिन किसी भी किताब में आपने यह नहीं देखा होगा, इतिहास की किताबों में, कि भगवान बिरसा मुंडा ने क्यों संघर्ष का रास्ता चुना था। उनका संघर्ष था धर्मांतरण के खिलाफ। ईसाइयों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, जिस कारण से बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। यह नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाता क्या कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम के सिपाही थे। अरे स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की आजादी, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता, अपना तंत्र। लेकिन अपना तंत्र, अपना धर्म बदलने के लिए जिस समाज को मजबूर करने का प्रयास हो, तो क्या केवल भौगोलिक आजादी, भौगोलिक संप्रभुता ही संप्रभुता है क्या? नहीं। स्वतंत्रता, जोर तंत्र, यानी स्व माने अपना और तंत्र। आज आदिवासी संस्कृति, आज सरना परंपरा, आज सब विलुप्त होने के कगार पर है। किन ताकतों के कारण? कि वही ताकतें दोस्तों, जिन ताकतों ने भारत में नक्सलवाद को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया। सच है या नहीं है? सच है या नहीं है कि भारत में नक्सलवाद को संरक्षण देने वाले कौन लोग थे? वही लोग जो FCRA के तहत विदेशी धन भारत में प्राप्त करते थे और उन पैसों का इस्तेमाल नक्सलवाद को मजबूत करने के लिए क्या करते थे। भारत की राजनीति पर लंबे समय तक दोस्तों, चाहे वो CIA हो, मैं ISI की बात नहीं कर रहा, ISI तो टुटपुजिया है। CIA और KGB, इनके पैसों पर भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ता बनने वाले लोगों की कमी रही है क्या? इनके पैसों पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का अभाव रहा है क्या? तो ये सब सवाल बड़े सवाल हैं दोस्तों। आपको पता है कि चीन की सत्ताधारी राजनीतिक दल के साथ भारत की सत्ताधारी राजनीतिक दल MOU साइन करती है। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि भारत की तत्कालीन सत्ताधारी राजनीतिक दल चीन की सत्ताधारी, क्योंकि वहां तो एक ही दल है, एक दलीय व्यवस्था है, के साथ MOU साइन करती है और उसके बदले पैसों का लेन देन होता है। और दुर्भाग्य ऐसा है देश का दोस्तों कि जिसके प्रति कहीं से कोई लज्जा भाव नहीं आती। भेद खुलने के बावजूद शर्म का एहसास नहीं होता। यह है हमारा भारत देश। इसीलिए ये FCRA कानून के अंदर जो संशोधन है, ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है। 1 रुपये का भी बाहर से लेन देन करना अब महंगा पड़ने वाला है उन ताकतों को जो भारत को तोड़ने के लिए, भारत में रहकर भारत के खिलाफ वैचारिक आंदोलन चलाने के लिए जिम्मेवार ताकतें हैं। तो दूसरा, वंदे मातरम के बाद FCRA कानून में संशोधन। तीसरा दोस्तों, कई प्रस्तावित हैं, कई कानून सूचीबद्ध भी हो चुके हैं दोस्तों। मैं आज बात नहीं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक जिसके द्वारा भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पेश करने वाली है, सूचीबद्ध हो चुका है।
लिस्टेड है। आयकर संशोधन विधेयक 2026 की चर्चा मैं नहीं करूंगा दोस्तों, जिसके तहत आयकर के नियमों को सख्त बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं आज इस बात की चर्चा भी नहीं करूंगा दोस्तों, मैं केवल 3 विधेयकों की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, जो तीसरे पर मैं आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले समझिए कि और चौथा पांचवा भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। 130वां संशोधन विधेयक, 130वां संशोधन विधेयक है दोस्तों, अभी इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसके तहत 30 दिनों के भीतर यदि प्रधानमंत्री से लेकर कोई राज्य स्तर का मंत्री भी अगर जेल में रहा, अगर सजा मिली, किसी भी अदालत द्वारा वो कानून द्वारा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाला गया दोस्तों, तो निर्लज्जता पूर्वक जेल से वो मंत्री बना रहेगा, मुख्यमंत्री बना रहेगा, प्रधानमंत्री बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर यदि वो खुद स्वतः पद से नहीं हट जाता तो उसे स्वतः ऑटोमेटिकली पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा दोस्तों, पिछले वर्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए तब तक जेल में रहे और जेल में ही मुख्यमंत्री बने रहे जब तक अदालत का हस्तक्षेप नहीं हुआ। अदालती हस्तक्षेप के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आतिशी मारलेना को आम आदमी पार्टी ने अपना नया मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं चलेगा कि कोई सत्येंद्र जैन जेल में रहकर भी मंत्री बना हुआ रहे, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए संविधान में का 130वां संशोधन विधेयक वो भी पेश होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, जो देश की राजनीति को आने वाले 25, 30, 40 वर्षों तक बदलने वाली है, वो है परिसीमन बिल। परिसीमन बिल और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसी के साथ जुड़ा हुआ है 131वां संविधान संशोधन। एक बहुत ही चालाकी से काम किया केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने, कि परिसीमन बिल से ही जोड़ दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को। वरना आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष कह रहा है कि 2023 में ही हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है, लेकिन अमित शाह, केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि नहीं, इसे हम परिसीमन करने के बाद लागू करेंगे। और दोस्तों, यह बड़ा जबरदस्त खेल है, इस पर टिकी हुई है अगले 20, 25, 30 वर्षों के भारत की राजनीति। दोस्तों, आप सोच कर देखिएगा कि 51 की जनगणना के बाद भारत में सीटों का परिसीमन हुआ। लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है 51 के जनगणना के बाद। 61 के जनगणना के बाद परिसीमन होता है, फिर सीटें बढ़ती है। 71 के जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, नया परिसीमन होता है, सीमांकन होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि तब तक सत्ता पर एकाधिकार था, सत्ता पर एक दल का वर्चस्व था। कल्पना सपना भी नहीं देख रही थी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय राजनीति में कोई चुनौती मिलने वाली है विपक्ष का। लेकिन 71 के जनगणना के बाद केंद्र सरकार को यह संकेत मिलने लगा कि भारत की राजनीति अब बदल रही है। अब सत्ता में रहना, सत्ता पर वर्चस्व आपका नहीं बना रहेगा, एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। कई राज्यों में संविध सरकारें बननी शुरू हो गई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समाजवादी जनसंघ के लोग सरकार में आने लगे थे। तो कांग्रेस और उनके साथ कम्युनिस्टों का वर्चस्व, कांग्रेस के अलावा दोस्तों आपको याद मैं बताऊं जानकारी के लिए कि कांग्रेस के खिलाफ कम्युनिस्ट हुआ करते थे भारत में। दूसरे नंबर की पार्टी देश भर में अगर देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी देश में केरल में बनी थी।
और मुस्लिम लीग के सहयोग से बनी थी। तो एक अलग प्रकार की राजनीति भारत में जो की जा रही थी, उस राजनीति को चुनौती मिलने का संकेत 67 के विधानसभा चुनावों में आना शुरू हो गया था और इसीलिए उसके बाद से परिसीमन कराना बंद कर दिया गया। परिसीमन को टाल दिया गया। पहले 25 वर्षों के लिए टला 1996, ठीक है। फिर वाजपेयी की सरकार भी वो साहस नहीं कर सकी जिस प्रकार की अभी धमकी लगातार दी जा रही थी दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा धमकी क्या था कि ये तमिलनाडु अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा जनसंख्या के आधार पर। खैर, उसका इलाज निकाला अमित शाह ने। अब जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि 50% सीटें बढ़ जाएगी। एक अलग रास्ता निकाला जिससे कि जिसे हम कहते हैं ना कि सर्वसम्मति का रास्ता, सब जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो, तो कोई तार्किक आपत्ति परिसीमन पर अब नहीं होना चाहिए और इसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है अमित शाह को। बारी बारी से हर राजनीतिक दल इस बिल के समर्थन में आना शुरू हो गया। सबसे पहले शरद पवार की पार्टी आई, फिर संजय राउत ने बयान दिया, फिर वैसे भी बीजू जनता दल के सांसद समर्थन करने को तैयार हैं, वाईएसआर की सांसद तैयार हैं, अब डीएमके भी समर्थन में आती हुई दिख रही है। लग रहा ऐसा है जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावे जितने भी राजनीतिक दल हैं सब के सब इस बिल का समर्थन करेंगे। चर्चा तो यहाँ तक है कि क्रॉस वोटिंग की, अगर वोटिंग की नौबत आएगी तो समाजवादी पार्टी में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये जो कानून है परिसीमन बिल जिसके साथ जुड़ा हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये तीसरा मास्टर स्ट्रोक है। कभी भी विपक्ष नहीं चाहता, कांग्रेस नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश के अंदर कोई परिसीमन हो। परिसीमन का मतलब क्या होता है? सीटों का सीमांकन। और सीटों का सीमांकन का राजनीतिक लाभ या नुकसान क्या होता है? दोस्तों, मैंने उदाहरण के लिए बताया है पिछले वीडियो में कि 2023 में जो डिलिमिटेशन हुआ असम में विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा सीटों का, उसका असर देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2026 के विधानसभा चुनाव में कि मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों की संख्या घट गई, मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों की संख्या घट गई। विधानसभा में जहां 32-33 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हुआ करती थी, अब वो सिमट कर 22-23 पर आकर अटक गई। तो ये लाभ बीजेपी उठाना चाहती है और यही सबसे बड़ा पेच है जिस पेच में विपक्ष उलझी हुई है। और ये 3 ऐसे निर्णय हैं दोस्तों जो केवल इस संसद सत्र, मॉनसून सत्र को 2019 के सत्र की तरह ही यादगार, ऐतिहासिक नहीं बनाएगी, बल्कि ये तीनों विधेयक पारित होने के बाद भारत की राजनीति बदलने वाली है। आप इस विश्लेषण से किस हद तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।